हम हैं नया IDN 7, हौसला है। तमाम सर्वे रिपोर्ट महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत दिखा रहे हैं। पोस्ट पोल सर्वे की माने तो ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाती नजर आएगी। जी हां, और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर कैसे हुआ? अगर बीजेपी की सरकार दोनों राज्यों में बन रही है तो फिर आखिर इसका सेहरा किसके सर बांधा जाना चाहिए? हर जानकार एक ही नाम ले रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी समेत सियासी विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी मोदी का ही चमत्कार दिखा है। जी हां, देखिए तो आखिरकार वो कौन से ब्रह्मास्त्र थे जो इन राज्यों में पूरी बाजी ही पलटती नजर आ रहे हैं। लोकसभा में बांधा पहली बार बीजेपी के सर बहुमत का सेहरा। भारत माता की। गुजरात से लेकर निकले 13 साल का बड़ा अनुभव और गुजरात मॉडल का तोहफा। पूर्ण बहुमत, इससे कम कुछ नहीं मेरे भाइयों बहनों। दिल्ली में दिखाया दम, 5 महीने में ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले। क्या 25 साल में आप कह सकते हैं कि हरियाणा में कहीं लोकतंत्र का नामो निशान है? दुनिया भर में भारत की धमक दिखाने को बेकरार, अमेरिका में भी बजाया भारत का डंका। मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। क्या मोदी में दिखा देश को भविष्य? क्या क्षेत्रीय राजनीति के भी सिरमौर बने मोदी? पहले आधी रोटी थी, अब पूरी रोटी तक पहुंचने में 60 साल लग गए। क्या हरियाणा में पहली बार मिलेगा बीजेपी को बहुमत की सत्ता का स्वाद? 25 साल की सभी सरकारें परिवारशाही में डूबी हुई हैं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी पहली बार अकेले दम पर बनाएगी सरकार? हमें सिर्फ 60 महीने देकर के दे। पोस्ट पोल सर्वे की माने तो महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाला है मोदी का चमत्कार। देखिए गौर से, आपके सामने आने वाला है मोदी का ब्रह्मास्त्र। घोटाले से बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर घोटाले में भी घोटाला। ये घोटालों की सरकारें चल रही है। भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पर आसुरी शक्तियों का विनाश कर सकते थे सुदर्शन चक्र की तरह। 21वीं सदी में ये सुदर्शन चक्र आपकी उंगली पर है। कमल पे बटन दबाइए। एक के बाद एक तमाम सर्वे और हर सर्वे में एक ही बात, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। सर्वे की सच्चाई जो भी हो वो तो नतीजों के दिन सामने आ जाएगी, लेकिन इन सर्वेज ने एक बात तो तय कर ही दी है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने नरेंद्र मोदी को एक विकल्प माना, और सर्वेज की बात अगर सही निकलती है तो क्षेत्रीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी जनता के दिलों में है। तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता की बात हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी तुरूप का इक्का थे। मोदी ही वो शख्स थे जिनकी बदौलत पूरी प्रचार नीति का ताना बाना बुना गया। मोदी बीजेपी के हर प्रचार के केंद्र में थे, जबकि इसी बीच बीजेपी पर यह भी आरोप लगे कि उसके पास कोई क्षेत्रीय चेहरा नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास मोदी थे। जहां मोदी जी सीन से हट जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली बाई इलेक्शंस में देखने को मिला था कि जहां मोदी जी ने खुद कैंपेन नहीं किया, वहां भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। तो माइनस नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी में जो सारे सुपरस्टार बन के घूमते हैं वो लोग वर्चुअली साइफर होते हैं। यूपी बिहार में हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका मिला था, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रतिष्ठा का सबब था। ये मोदी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट था, और सर्वे रिपोर्ट की माने तो वो इस टेस्ट में पास हुए हैं। भारतीय जनता पार्टीच्या विजयासाठी निश्चित तौर पर 100% इस जीत का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो इस देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी नाम है विश्वास का, विकास का।
नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार की धुरी थे। दिल्ली की सत्ता संभालते हुए भी उन्होंने राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियों के लिए वक्त निकाला। अपनी रैलियों में नरेंद्र मोदी जनता से रूबरू हुए। हाल के दशकों में शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने राज्यों के चुनाव प्रचार में इस तरह से हिस्सा लिया हो जैसे नरेंद्र मोदी ने लिया। भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। रोज नया एक झूठ छोड़ देना, ऐसा एक निम्न स्तर का राजनीतिक चुनाव का वातावरण भाजपा के विरोधियों ने बनाया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में रैलियों के सुपरस्टार मोदी ही रहे। यही वजह है कि महाराष्ट्र में उनकी कुल एक के बाद एक 27 रैलियां हुई। एक ही दिन में उन्होंने 3 से 4 रैलियां की, जबकि हरियाणा में उन्होंने कुल 10 रैलियों को संबोधित किया। उनकी हर रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटी। शायद ये मोदी का जादू ही था कि लोग स्थानीय नेता के मुद्दे को भूलते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भारत माता की। जी हाँ, तो आपने देखा। वैसे अब जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनको भाषण कला में काफी माहिर माना जाता है। वो अपने भाषणों में स्थानीय स्तर के मुद्दे भी उठाते हैं, स्थानीय तौर पर लोगों से खुद को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, और जहां भी उनकी जो रैली होती है और उस शहर की जो खासियतें हैं और कमियां जो हैं उनकी जुबान पर होती है। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए जनता खुद को उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करती है। बहरहाल मोदी ने इस उपचुनाव में अपने ब्रह्मास्त्र से कई ऐसे तीर निकाले हैं जिनसे विरोधियों को बकले झांकने के लिए मजबूर कर दिया। उनके लिए महाराष्ट्र और हरियाणा में वंशवाद की राजनीति रामबाण साबित हुई। हरियाणा में मैंने देखा है वही परिवारशाही चलती है। जैसे ही मुखिया शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके बेटे, उसके भतीजे, बहुएं, दामाद, सबके सब लग जाते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा, ये दोनों राज्य मोदी के वंशवाद विरोधी मुहिम के लिए उपजाऊ जमीन साबित हुए। दोनों राज्यों में सियासत की ऐसी वंशवेला है जो सालों से सत्ता का सुख भोग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों से इनकी जड़ पर चोट की। तमाम सर्वे और रिपोर्ट की माने तो जनता को वंशवाद राजनीति के खिलाफ तैयार करने में और मूड बनाने में वो कामयाब भी हुए। महाराष्ट्र में मोदी के सामने वंशवाद की सियासत के तौर पर कई चुनौतियां थी। मराठा क्षत्रप के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उनकी सियासी विरासत की वारिस मानी जाती हैं। सुप्रिया सांसद भी हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना में बाल ठाकरे की विरासत राज कर रही है। उद्धव बाल ठाकरे के बेटे हैं। यही नहीं, उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे भी सियासी मैदान में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं MNS के मुखिया राज ठाकरे बाल ठाकरे के भतीजे हैं। तो अगर बीजेपी बहुमत लेकर आती है और महाराष्ट्र में सरकार बनाती है, तो ये साबित हो जाएगा कि मोदी ने वंशवाद के मायाजाल को तोड़ दिया है। अद्भुत स्ट्रेटजिस्ट है। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीता है, जिस तरह से सिंगल हैंडेडली कैंपेन करके, इतना ज्यादा कैंपेन करके, या इवन स्टेट असेंबली में जितना उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, तो स्ट्रेटजी में तो जो लोग समझते थे कि कास्ट और सारे फैक्टर्स होंगे, उस सबको इन्होंने छोड़ दिया। मोदी ने वंशवाद के वार की यही रणनीति हरियाणा में भी आजमाई। हरियाणा खास तौर पर वंशवाद की राजनीति के लिए ही जाना जाता है। देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और उनके बेटे भी सियासत के मैदान में हैं। INLD को असल में एक परिवार की पार्टी माना जाता है। भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित पार्टी बनाई और वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए टाल ठोक रहे थे। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, जबकि हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा से सांसद हैं। मोदी ने लोकसभा चुनाव में वंशवाद पर प्रहार का ब्रह्मास्त्र आजमाया था और कामयाब हुए थे, और एक बार फिर उनके सफल होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वंशवाद, जी हाँ, मोदी को ये शब्द बहुत प्रिय है। देश की सियासत जैसी है वहाँ उनके पास इस शब्द को इस्तेमाल करने के मौके भी बहुत से हैं। बिल्कुल। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं मोदी के कई और ऐसे ब्रह्मास्त्र जिनके बारे में जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान खूब चलाए। विरोधियों के पास इनका जवाब तक नहीं था।
देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी गुजरात से गुजरात मॉडल लेकर चले थे। केंद्र तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी धुआंधार रैलियों के जरिए कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार को हर आदमी तक पहुंचाया। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। वो दोनों राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार पर लगातार वार करते रहे। महाराष्ट्र में घोटालों की लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस एनसीपी के 15 साल के शासनकाल में कई ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। करगिल विधवाओं के लिए बनी आदर्श सोसाइटी घोटाले से तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और अशोक चौहान का नाम जुड़ा। एनसीपी के मुखिया और शरद पवार के भतीजे अजित पवार पर भी हजारों करोड़ के सिंचाई घोटाले के छींटे पड़े। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोपों से घिरे। कई तरह के जमीन सौदे में धांधली के आरोप लगे तो आईएनएलडी के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला भर्ती घोटाले में सजा याफ्ता हैं। जाहिर है चुनाव प्रचार के लिए निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये मुद्दा जनता को लुभाने के लिए कारगर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। जब वो भ्रष्टाचार पर वार करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं। वो बीजेपी के लिए दाग रहित विकल्प हैं, जो जनता को ये यकीन दिलाता है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की काबिलियत रखते हैं। प्रधानमंत्री पहले थे कि नहीं थे? प्रधानमंत्री विदेश जाते थे कि नहीं जाते थे? आपको कोई पता चलता था? दुनिया में किसी को पता चलता था? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा बताइए ना, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में बजा कि नहीं बजा? क्यों बजा? क्यों बजा? क्यों बजा भाइयों? मोदी के कारण नहीं बजा है। ये जादू मोदी का नहीं है, ये जादू आप सबका है, आपके कारण बजा है। नरेंद्र मोदी के शासन को 5 महीने हो चुके हैं। इन 5 महीनों में उन्होंने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। जाहिर है उनके पास सुनाने के लिए भी काफी कुछ था। इन 5 महीनों में उनकी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने की हर कोशिश की। प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखा। सितंबर महीने में थोक महंगाई दर 5 साल के सबसे निचले स्तर यानी 2.78% पर पहुंच गई, जबकि सितंबर महीने में ही खुदरा महंगाई दर घटकर 6.46% रह गई। ये जनवरी 2012 के बाद सबसे कम दर थी। पेट्रोल की कीमतों में भी लगातार कमी आती रही। जुलाई महीने में ये 77 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर था। 1 अगस्त को पेट्रोल की कीमत घटकर 76 रुपये 43 पैसे पर पहुंच गई। 15 अगस्त को 74 रुपये 14 पैसे, 31 अगस्त को 72 रुपये 23 पैसे, 1 अक्टूबर को 71 रुपये 55 पैसे और 15 अक्टूबर को ये 70 रुपये 28 पैसे पर पहुंच गया। देखिए बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अभी, है ना। अभी 5-4 महीने को अगर आप देख लो तो जिस किस्म की चीजें लाए हैं वो मोदी ने एक के बाद एक कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करवाया। विदेश नीति के मोर्चे पर कई कामयाबी हासिल की। महज 44 मंत्रियों के साथ उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के अपने मंत्र को सिद्ध किया। मोदी और उनके रणनीतिकारों ने हरियाणा और महाराष्ट्र में एकला चलो नीति का पालन किया। हरियाणा में उन्होंने कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस को खुद से अलग हो जाने दिया, तो महाराष्ट्र में शिवसेना की शर्तों के आगे न झुकने का संकेत देकर 25 साल पुराने गठबंधन को टूट जाने दिया। बहुत जबरदस्त जोखिम है, ये छोटा जोखिम नहीं है। 25 साल से एक अलायंस को ब्रेक करना, हरियाणा में एक अलायंस जहां हरियाणा में उनके पास जमीन नहीं थी, मतलब उनका अपना बेस नहीं था, और वो रिस्क लेना और उसमें प्राइम मिनिस्टर को अपने प्रेस्टीज को स्टेक पे रखना, ये थोड़ा जोखिम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोखिम लेने के लिए मशहूर हैं और इस बार महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जोखिम मोल लिया। और अगर तमाम पोस्ट पोल सर्वे सच्चे साबित हुए तो वो इस जोखिम का भी भरपूर इनाम लेने के हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।